स्टूडेंट, आज का यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितने भी बच्चे 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हिंदी का एक ऐसा पेपर हल कराने वाले हैं, यदि आप सभी बच्चे इस पेपर को तैयार करके जाते हो, तो 70 में 69 नंबर छाप के आओगे, ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी वीडियो 5 मिनट तक देखिए आप सभी लोग। प्रश्न देखते ही आप लोग समझ जाएँगे, ये प्रश्न कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना और प्रत्येक प्रश्न को बहुत अच्छे से तैयार करके जाना प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आप सभी को पहले विकल्प वाले प्रश्न को बता देते हैं, उसके बाद आप सभी को ये सभी प्रश्न हल करके बताएँगे। इसमें जितने भी गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न हैं, हम आप सभी को निबंध सहित पूरा सब कुछ खंड काव्य सहित पूरा हल करके बताएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न पहला है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। इसका ग ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चिंतामणि एक निबंध है, यानी एक निबंध विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखना प्यारे बच्चों, गबन किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। इसका क ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चौथा प्रश्न देखना मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की समय अवधि। तो मेरे प्यारे बच्चों, शुक्ल युग की समय अवधि 1919 से 1938 ईस्वी तक मानी जाती है। इसका ख ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये एक आत्मकथा है। नीड का निर्माण फिर एक आत्मकथा है, तो इसका ख ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। इसका क ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तो जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है। मधुशाला किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, मधुशाला हरवंश राय बच्चन की रचना है। इसका ग ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत भारती किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत भारती जो है आपका मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, ये आप सभी का ख ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक काल 1843 से अब तक मानी जाती है। इसका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, मतीराम रीतकाल के कवि हैं। इसका ख ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य हास्य का मतलब होता है हंसना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ग ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका, हास्य हास्य ओढ़त ओढ़े पीठपट श्याम सलोने गाथ, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रकाश। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ख ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखिए, जिसमें आपका ये मन मानो, जन जानो, ये सब शब्द आता है अगर जिसमें, तो वहां पर जान लीजिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखना, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। इसका ग ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आकर्षण शब्द में देखिए, आकर्षण में आ शब्द आगे जुड़ा होता है, तो यानी कि इसमें आपका उपसर्ग पूछा है, तो आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग आगे जुड़ा होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पीताम्बर में कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखना, आंसू का तत्सम रूप है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसू का तत्सम शब्द जो है, तत्सम रूप अश्रु होता है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यड़ संधि का सूत्र है। तो एड़ संधि का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इको यड़च, ये इसका सूत्र होता है। यड़ संधि का सूत्र जो होता है, इको यड़च। इसका करेक्ट ऑप्शन ग है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। तो फलस शब्द का वचन एवं विभक्ति, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है, और वचन की बात करें तो एक वचन है, तो इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, विकल्प का लास्ट प्रश्न है, आपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए। तो आपठत धातु का वचन एवं पुरुष मेरे प्यारे बच्चों प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इसका ख ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो आप पूरे विकल्प वाले प्रश्न को तैयार कर लेना, जितना भी प्रश्न मैंने बताया है, प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ चुके हैं गद्यांश पद्यांश की तरफ। तो गद्यांश पद्यांश के प्रश्नों को अब हम लोग हल करते हैं। तो गद्यांश पद्यांश में जो भी प्रश्न स्टूडेंट होता है वो नीचे आपका यहाँ पर दिया रहता है। इसमें आपका पहले संदर्भ पूछा होता है और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या होता है और एक प्रश्न आपका थोड़ा अलग होता है। तो देखिए, यहाँ पर पहले आपको इस गद्यांश को पहचानना है कि यह गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो देखिए, ये स्टूडेंट एक ट्रिक होता है, जैसे आप कोई दिमाग में ट्रिक बैठा लीजिए कि किसी शब्द को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि इस किसी चैप्टर में कोई शब्द बार बार आ रहा है, तो उसी शब्द को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। बस मान लीजिए कि यही प्रश्न अब हम लोग देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। तो पहले इसे आप पढ़ लीजिए, इसमें कहा क्या गया है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिया होता है, इसी का आप सभी को उत्तर लिखना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश और पद्यांश में सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। एक तो पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम, और दूसरा आपको लेखक का नाम या कवि का नाम पता होना चाहिए। बस यही चीज़ आपका सही होना चाहिए। और बाकी आप किसी भी तरह से लिख देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा राइटिंग पर विशेष ध्यान देना आप सभी लोग। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यानी कि यहाँ पर ये जो गद्यांश दिया गया है, इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहला प्रश्न है तो इसे आप लोग अच्छे से हेडिंग करना। यहाँ से आप लोग अच्छा से हेडिंग करना। देखो, गद्यांश इसी तरह से लिखना होगा, ठीक है। पहले आपको क्या करना होगा, इस गद्यांश का थोड़ा सा स्टार्टिंग का लिख देना होगा और लास्ट में लास्ट का पूरा शब्द लिख देना होगा थोड़ा सा, ठीक है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि लड़के ने कौन से गद्यांश को लिखा है ना, कौन से गद्यांश को पूरा किया है। तो यहाँ पर एग्जामिनर को इससे बहुत आसानी होती है और एग्जामिनर यही सब चीज़ों को देख करके नंबर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग का लिख दिया और लास्ट का लिख दिया, ठीक है। इससे एग्जामिनर देखेगा तो वो तुरंत पता चल जाएगा कि लड़के ने कौन सा गद्यांश जो है कंप्लीट किया है, यानी कौन से गद्यांश को हल किया है, क्योंकि इसमें 2 गद्यांश दिया होता है, एक अथवा करके दिया होता है ना। तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा लिखने से बहुत ही आसानी से पता चल जाता है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे देखिए, अब ये हम पता करेंगे कि ये कौन सा पाठ का है, तो हम इसको पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। मित्रता, अब देखिए मित्रता शब्द हमको मिल गया, इसलिए हमें पता चल चुका है यह जो है गद्यांश जो है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और मित्रता नामक पाठ के लेखक जो हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आपको यही चीज़ संदर्भ में लिखना है, आप लोग को लिखना है संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी राइटिंग से लिखना। अगर आप लोग थोड़ा सा अगर आपका राइटिंग नहीं बनता है तो आप लोग जब लिखिए ना तो थोड़ा थोड़ा लाइन में स्पेस देकर लिखिए, बहुत अच्छा लगेगा ये देखने में। इसलिए आप लोग को जितना ही हो सके राइटिंग पर उतना ही विशेष ध्यान देना है, ठीक है। राइटिंग पे नंबर बहुत ज़्यादा मिलता है। अब ये तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब इसका दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी ये जो गद्यांश है इस पे रेखांकित यानी जितने जितने भाग पर अंडरलाइन खींचा गया है उतने का केवल व्याख्या करना है, यानी उसको अपने शब्दों में उसका अर्थ लिखना है। तो अब आप इसका उत्तर कैसे लिखिएगा व्याख्या वाले का, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से हेडिंग कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस प्रकार से हेडिंग करना, जैसा मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार आप लिख के आना। तो स्टार्टिंग में इतना आपको लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि, चाहे जिसका गद्यांश हो, चाहे जिस चैप्टर का हो, तो स्टार्टिंग में आपको इतना चीज लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग भिन्नता देखकर भी परस्पर आकर्षित होते हैं। यानी कि कवि कहना चाहता है कि समान विचार वाले और समान व्यक्ति वाले में ही केवल मित्रता हो सकती है, लेकिन कवि कहता है नहीं, ये धारणा गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। विपरीत स्वभाव रखने वाले व्यक्ति में भी आपस में मित्रता हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हो चुका है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न, इसका तीसरा प्रश्न जो कहा है, तीसरा प्रश्न में कहा है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। यानी कह रहा है कि समाज में विभिन्नता देखकर क्यों आकर्षित होते हैं, विभिन्नता देखकर क्यों मित्रता हो जाती है। तो इसमें लेखक कहता है, लेखक के अनुसार समाज में
विभिन्नता देखकर अपने अभावों को भरने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। यानी कि अपनी काम को पूरा करने के लिए, अपनी स्वार्थ के लिए विपरीत गुणों को भी देखकर लोग मित्रता कर लेते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से देखिए, जैसा मैं आप सभी को लिखकर बताया हूं ना, इसी प्रकार से लिखना होता है गद्यांश और पद्यांश का उत्तर। अब देखिए, हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो ये अथवा वाला आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही केवल करना है, ठीक है। लेकिन मैं आप सभी को इसको भी बता देता हूँ, ये किस पाठ का है। हे भगवान, तब के लिए विपद विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख भीख ना मिलेगी। ये पाठ, ये जो गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, ये ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, नोट कर लेना। अगर कहीं मान लिया जाए आ भी जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा, ये गद्यांश नहीं, ये पद्यांश होता है, ठीक है। तो ये पद्यांश है। अब इसमें भी दो प्रश्न दिया होता है, तो चाहे आप इसको पहले हल करें या फिर इसको हल करें, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसको हल कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, पहले पद्यांश का स्टार्टिंग का शब्द लिख देना है, ताकि इससे क्या हो, एग्जामिनर को पता चल सके कि मतलब बच्चा ने कौन सा पद्यांश को हल किया है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग का मैंने लिख दिया और लास्ट का मैंने लिख दिया, ठीक है। इससे क्या होगा, अब एग्जामिनर देखेगा तो उसको तुरंत पता चल जाएगा कि लड़के ने कौन से गद्यांश को हल किया है। अब उसके बाद यहाँ पर हमको ये पता चल गया, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन से पाठ का है। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे लंघो, अंधो को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेह पाई, ठीक है। यानी इसका मतलब जो है, सूरदास जी श्री कृष्ण की गान करते हैं। तो इसका मतलब कि ये सूरदास वाले चैप्टर से लिया गया है, सूरदास। और सूरदास वाले शीर्षक का नाम क्या नाम है, पद। तो अब आप लोग संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश। देखिए, ये पद्यांश है तो पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक, आप चाहे पाठ लिख दे चाहे शीर्षक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखना आप सभी लोग, संदर्भ के बाद आपको क्या करना है। उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न, संदर्भ वाला काम हो गया। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या। यानी जितना पे रेखांकित अंश किया गया है यहाँ पर, इसमें ये जो हमारा पद्यांश है, इसमें पद्यांश में जितने पे अंडरलाइन किया गया है, उतने का आपको क्या लिखना है, जो है व्याख्या करना है। तो व्याख्या में क्या लिखना है, व्याख्या में लिखना है, मैं उस ईश्वर के कमलवत चरण की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा मात्र से बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। यही तो है ना, सेम यही चीज लिखा है मैंने। इसका अर्थ सेम सेम देखिए, मैंने खुद ही अपने हिसाब से बना बना के लिख दिया, चरण कमल बंदो हरिराई, लेकिन हमको यहाँ से नहीं लिखना है। जाकी कृपा पंगु गिरे लंगे, यानी कि जिनकी कृपा से जो है लंगड़ा व्यक्ति भी चलने लगता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए, यानी अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे सुने गूंग पुनि बोले, यानी कि बहरा को सब कुछ सुनाई देने लगता है, रंग चले सिर छत्र धराई, यानी कि रंग यानी गरीब जो है सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। तो हो गया ना, इसकी व्याख्या मैंने कितनी आसानी से कर दिया, आप लोग भी इसी तरह से कर लेना। और उसके बाद तीसरा प्रश्न इसका है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, यानी इनमें कौन सा अलंकार आपसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर आप उत्तर में इस तरह से नंबरिंग कर देना और लिख देना कि उपयुक्त पंक्तियों में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। तो ये प्रश्न आपका गद्यांश का कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से गद्यांश और पद्यांश को लिखा जाता है। देखिए, लिख चुके हैं आप सभी लोग। अब चलिए उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग का क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा नंबर, इसमें कहा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि ये जो ये संस्कृत खंड दिया गया है, संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, इसको आपको संदर्भ लिखना है और इसका अनुवाद करना है। यानी इसका अनुवाद का मतलब इसका अर्थ लिखना है आपको। तो इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता है, केवल पाठ का नाम लिखना होता है। तो यहाँ पर इसमें भी अथवा करके दो दिया है, चाहे आप इसको कर लीजिए या फिर आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग का थोड़ा सा लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि लड़के ने कौन सा गद्यांश हल किया है। तो मैंने ऐसा नगरी भारतीय संस्कृता लास्ट का शब्द लिख दिया है, इससे पता चल जाएगा एग्जामिनर को। अब पहले संदर्भ हेडिंग करेंगे, क्योंकि पहले संदर्भ पूछा गया है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, यानी संस्कृत से लिया गया तो संस्कृत गद्यांश लिखेंगे।
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के, अब ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब इसमें लेखक का नाम आपको नहीं लिखना है और उसके बाद अनुवाद पूछा है, यानी तो अनुवाद यानी कि इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ अब हम लिखेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आप सभी को पता है कि जो है वाराणसी है, ये भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज द्वारा सिखों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उन्होंने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो ये आपका अनुवाद हो चुका है, इसका अर्थ हो चुका है कंप्लीट आप सभी का। अब उसके बाद देखना अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न इसमें है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कुछ श्लोक भी दिए रहेंगे, यहाँ पर कुछ संस्कृत के जो है टुकड़े भी दिए रहेंगे गद्यांश के रूप में, उसके बाद संस्कृत के किसी पाठ का कुछ श्लोक भी दिया रहेगा। तो श्लोक वाले का भी आपको वही काम करना होगा, श्लोक वाले का भी आपको संदर्भ लिखना होता है, हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो पहले हम इसको जानेंगे कि ये कौन से चैप्टर का है। तो देखिए इसमें भी दो दिया है, अथवा करके इसमें भी दिया रहता है, चाहे आप इसको कर सकते हैं या फिर आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम स्टार्टिंग का थोड़ा सा लिख देते हैं और लास्ट का थोड़ा सा लिख देते हैं। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चल सकेगा कि बच्चा ने कौन से प्रश्न को, कौन से गद्यांश को हल किया है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद पहले संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे। तो संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। इसमें आपको केवल पाठ का नाम लिखना होता है, लेखक का नाम नहीं लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ लिख देना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। और उसके बाद इसका अनुवाद लिख दिए। तो अनुवाद आप, अर्थ यानी अनुवाद का मतलब अर्थ इसका लिखना है। तो इसका मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी इसका मतलब सभी सुखी हों, सब रोग रहित हों या निरोग हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात सभी के कल्याण की कामना की गई है। तो इसका अनुवाद हो चुका है। अब देखना इसके बाद ये भी आपका हो चुका, चौथा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद पांचवा प्रश्न देखना। तो पांचवा प्रश्न जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये खंड काव्य होता है, तो ये जिला वाइज होता है। तो ये अलग अलग जिला वाले बच्चे अपने अपने जिला के अनुसार करते हैं। जो बच्चे सिद्धार्थ नगर के हैं उनके लिए तो मुक्ति दूत होता है, वो मुक्ति दूत को पूरा करेंगे। लेकिन जो बच्चे अदर जिला के हैं, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताना कि आप लोग किस जिले से हैं। जिस जिला का कमेंट ज़्यादा आएगा मैं उसी जिला का इसको खंड काव्य करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस किस जिला से हैं, हम फटाफट जिस जिले का ज़्यादा कमेंट आएगा उस जिले का जो है मैं यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा भी आया या कम भी आया तो मैं प्रत्येक जिला का खंड काव्य पूरा करूंगा, लेकिन आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, जिस जिला का ज़्यादा कमेंट आएगा उसको पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मतलब है हमारा। देखिए अब देखिए उसके बाद खंड काव्य के बाद अगला प्रश्न जो आ जाता है आपका, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर जीवन परिचय और 2 नंबर रचना पे मिलेगा, कुल मिला के 5 नंबर आपको इसका मिलेगा। तो इसमें से 3 लेखक दिए गए हैं, किसी एक ही लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो चलो मैं यहाँ पर स्टूडेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख लेता हूँ। आप जयशंकर प्रसाद का जानते हैं तो इनका भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिनका चाहे आप उसका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस प्रकार से हेडिंग करना, जीवन परिचय, और यहाँ पर जिनका जीवन परिचय है उनको साइड में लिख देना। तो आप लिखेंगे जीवन परिचय में हिंदी के और यहाँ पर शॉर्ट में जीवन परिचय भी लिख देना, ठीक है। हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो थे। ये हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे नहीं पढ़ सके, लेकिन स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हो गए। बाद में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी बन गए। इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी सन 1914 ईस्वी में ये स्वर्ग सिधार गए। तो यहाँ पर जीवन परिचय देखिए मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिख रखा है, और आपको एक बार केवल पढ़ना है, याद हो जाएगा। इसमें कहीं भी कोई कठिन शब्द नहीं दिख रहा है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसको। अब प्रमुख रचनाएं कैसे लिखेंगे, तो रचनाएं इस प्रकार से हेडिंग करना कि शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। चिंतामणि भाग 1 और 2, भाग 2
विचारविद थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, रश्मि मानसा, त्रिवेणी, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये लेखक का जीवन परिचय था मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप लोग लिखना बहुत ही आसान है, मैंने जैसा बताया है आप सभी को। अब उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न जो है इसका, अगला प्रश्न देखना ख नंबर। इसमें आपको कवि का परिचय बताना है। इसमें दिया गया है, दिए गए कवि में से किसी एक एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप किसी का जीवन परिचय लिख सकते हैं, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास। तो मैं सूरदास का थोड़ा आसान है, तो चलिए मैं आप सभी को सूरदास का जीवन परिचय लिख के बता देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग जीवन परिचय हेडिंग कर देना। सूरदास जी का जीवन परिचय है तो साइड में हेडिंग कर देना, और यहाँ से आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिएगा। अष्ट छाप, यहाँ पर शॉर्ट में आप शॉर्ट जीवन परिचय भी लिख दीजिएगा, साइड में ब्रैकेट बना करके इस प्रकार से लिख दीजिएगा। जन्म स्थान, मृत्यु का सन, ठीक है, माता पिता का नाम, गुरु का नाम, जो भी है तो शॉर्ट में लिख देना थोड़ा सा। यहाँ पर आगे लिखना, अष्ट छाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत है। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। सूरदास जी थे, ये बचपन से ही वैराग्य सिद्धार्थ दिए थे और श्री कृष्ण की भक्ति करने लगे थे। इसका अर्थ हुआ, आगे देखना आप सभी लोग, इस संबंध में अनेक यहाँ पर पद गाया करते थे। एक दिन ये वल्लभाचार्य के आश्रम में रुके। सूरदास ने स्वरचित उन्हें एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने इन्हें श्री कृष्ण की लीला का गान करने के लिए सुझाव दिया। ये वल्लभाचार्य के शिष्य भी बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने अष्टछाप के सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्ति कवियों का संगठन किया। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। तो ये जीवन परिचय था। देखिए बहुत आसान है जीवन परिचय, बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और लैंग्वेज तो बहुत ईजी है, एक बार पढ़िए तुरंत याद। अब उसके बाद रचनाएं क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत और पद भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख देना पूरा जीवन इस प्रकार से रचनाएं भी लिख देना और जीवन परिचय भी लिख देना। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब उसके बाद देखना अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है, इसमें अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी इसमें कह रहा है कि आप कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो। ठीक है, अपनी किताब से लिखना है आपको। तो यहाँ पर इस प्रकार से पहले प्रश्नोत्तर संख्या एडिंग कीजिए और यहाँ पर मैंने एक श्लोक लिख रखा है, आब्दो दुर्गामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, आमुखा स्फुट वक्ता चा योजनाति सा पंडिता। तो ये मैंने इसका जो है श्लोक लिख दिया। इसमें जितना पूछा था उतना कर दिया, मैंने केवल श्लोक लिखने के लिए कहा है तो मैंने श्लोक लिख दिया, और ज़्यादा कुछ हम इसमें काम नहीं करेंगे। अब उसके बाद अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ये है संस्कृत का प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। तो इसका प्रश्न उत्तर लिखना है, चंद्रशेखरा का आसित है ना, और वीर बीरा केन पूजते, तो वीर बीरा पूजते। ठीक है, तो इसका आप लोग उत्तर अपने किताब से देख लेना, संस्कृत में दिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में दिया होता है। अब उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध देखिए, मैंने पर्यावरण का निबंध भी आप सभी को बता दिया है, जनसंख्या पर भी निबंध बता दिया है। आज की इस वीडियो में आतंकवाद का कारण एवं निवारण, इस पर जीवन परिचय बता देते हैं, ताकि 3 टॉपिक पर जीवन परिचय हमने कवर कर दिया है। तो आप सभी को जो याद करना होगा उसे याद कर लेना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आतंकवाद पर मैंने बहुत आसान तरीके से आप सभी को निबंध लिखना बता देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को निबंध इस प्रकार से लिखना है, एग्जामिनर यही सब चीज़ों को देख करके नंबर देता है। अगर आप सभी लोग इसी प्रकार से जीवन पर निबंध लिख कर आते हो तो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, एग्जामिनर यही सब चीज़ों को देख करके नंबर दे देता है तुरंत। तो यहाँ पर पहले आप रूपरेखा लिख देना। रूपरेखा में यानी कि आपको किन किन हेडिंग का प्रयोग करके निबंध लिखना है। तो यहाँ पर पहले प्रस्तावना होता है, पहले प्रस्तावना सबसे पहले जरूरी होता है, फिर उसका अर्थ क्या होता है, आतंकवाद का कारण, फिर निवारण, फिर उपसंहार लास्ट में लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने एक एक हेडिंग का प्रयोग किया है, अब हम इसको लिखकर बताएंगे। प्रस्तावना में आपको लिखना है आतंकवाद हिंसा का यहाँ पर है, हिंसा का एक ऐसा गैर कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने
के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। हमारा भारत देश भी कई सालों से आतंकवाद से लड़ रहा है। तो देखिए कितना ईजी है ना। बस आपको केवल आतंकवाद से संबंधित जो भी बातें हैं कि आतंकवाद एक ऐसा माहौल है, ऐसा गैर कानूनी व्यवस्था है जिसमें लोग डराते हैं, धमकाते हैं, है ना। आतंकवाद लगभग लगभग पूरी दुनिया में भी फैल चुका है। ऐसा कोई कोना नहीं बचा है कि जहाँ पर आतंकवाद ना हो चुका हो। ठीक है। अब उसके बाद आतंकवाद का अर्थ लिखना। इसका अर्थ क्या लिखेंगे? कुछ लोगों के समूहों के समूह द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। ठीक है। यानी कि स्टूडेंट अगर समूह का समूह ही आतंकवाद करने लगे तो इसी को ही आतंकवाद कहा जाता है। ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई 10 लोग के ग्रुप में रहता है तो 10 का उसका 10 का 10 ग्रुप आतंकवादी हो। ठीक है। तो यही होता है आतंकवाद। जो लोग आतंकवाद फैलाते हैं या आतंकवाद का साथ देते हैं उन्हें आतंकवादी कहते हैं। तो ये आपका आतंकवाद का अर्थ हो चुका है। अब उसके बाद आतंकवाद का कारण लिखना। तो आतंकवाद के कारण में लिखिएगा, आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि के कारण ही लोग इनसे परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के प्रगति पथ पर गति अवरोधक उत्पन्न करते हैं। यानी इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि आज हमारा जो देश है ये आतंकवाद से क्यों परेशान है। तो इसका कारण यही है कि जितनी भी जनसंख्या बढ़ती जाती है, गरीबी है, बेरोजगारी है, भुखमरी है, इन्हीं सब कारणों को देखते हुए लोग क्या होते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी आतंकवाद का साथ ले लेते हैं और आतंकवादी करने लगते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसका जो है कारण लिख देना है। अब उसके बाद आतंकवाद की समस्या का निवारण कैसे होता है। तो इसमें आप लिखना, भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना भी जरूरी है। आतंकवाद को रोकने के लिए जनता को शिक्षित होना जरूरी है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो आतंकवाद से हमारा देश जो है बच सकता है और विकास भी कर सकता है उसके साथ साथ। ठीक है। अब उपसंहार में लास्ट में लिख देना। उपसंहार में आपको लिखना है, आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा देश शांति में रहे और अहिंसा के पथ पर चले, जन जन का यह नैतिक तो चले तो यहाँ पर लिख देना, तो जन जन का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाएं। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। मैंने जितना अच्छी तरीके से आपको पूरा बताया है इसी तरीके से आप लोग लिखिए। इसी सब चीज़ों को देखकर एग्जामिनर नंबर देता है। तो आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा एक बार फिर से। और जैसे ही स्टूडेंट हमारा जो है इस पर 100 लाइक पार होता है, मैं दूसरा पार्ट तुरंत लेकर आता हूं। और तैयारी आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से करिए। देखिए स्टूडेंट, आप लोग फालतू वीडियो देखते हैं, फालतू वीडियो जितने भी यूट्यूबर का देखते हैं लास्ट में आप पछताएंगे। ठीक है। और मैं जितना भी प्रश्न सॉल्व कराता हूँ सब अनसॉल्व से ही उठाता हूँ और आपके सभी प्रश्न हमेशा अनसॉल्व से ही पूछे जाते हैं। अब आप लोग को मैं कितना समझाने जाऊं कि मेरे बच्चों ज़्यादा प्रश्न अनसॉल्व से आते हैं। आप फालतू इधर उधर के वीडियो को देख करके टाइम पास ना करें। ठीक है। अब बाद में आप सभी को पछताना होगा। आप लोग को खुद को जितना वीडियो आप फालतू देखते हैं ना सब लास्ट में पता चल जाएगा आप सभी को। इसलिए आप लोग बात मानो या ना मानो, मेरा काम है समझाना आप सभी को। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।